हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कश्मीर क्राइसिस के बारे में। सबसे पहले हमें यह जानने की ज़रूरत है कि क्या वाकई कश्मीर कोई क्राइसिस भी है या फिर ये दो ममालिक की अना का मसला है। कि सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा, वी मस्ट नॉट एंड वी शुड नॉट रिलाई ऑन हिस्ट्री फॉर ऑनरशिप। हिस्टोरिकली देखा जाए तो कश्मीर की हिस्ट्री डेट्स बैक टू 3300 बिफोर क्राइस्ट। ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के दौर से आबाद है और खास तौर पर शारदा, जो आजकल प्रेजेंट डे आज़ाद कश्मीर का हिस्सा सेंटर ऑफ लर्निंग हुआ करता था। इवन शारदा के अंदर एक यूनिवर्सिटी जो शारदा पीठ के नाम से मौजूद है वहाँ पर इस वक्त भी प्रेजेंट है, जिसको बुद्धिज़्म के एक बहुत बड़े लीडर अशोका द ग्रेट ने इस्टेब्लिश किया था। उन्हीं के औसतन पूरे इस तिबेटियन प्लेच्यू के अंदर और कश्मीर प्लेच्यू के अंदर बुद्धिस्ट लर्निंग्स फैली थी। और ख़ास तौर पर देखा जाए तो उसी शारदा पीठ के अंदर एक हिंदू टेम्पल भी मौजूद है जो कि शारदा गॉडेस के नाम पर रखा गया था, और वो टेम्पल हिंदूज के लिए थर्ड मोस्ट रेवर्ड या सेक्रेड प्लेस का दर्जा रखती है। लेटर ऑन देखा जाए 13th सेंचुरी के अंदर हिंदू पंडित जो थे वो हिजरत करके ट्रैवल करके गए थे कश्मीर के अंदर, एंड देयर वर टू रीजंस फॉर देयर दिस ट्रैवल। फर्स्ट वाज रिसर्च, सेकंड वाज मेडिटेशन। और तब से अब तक एक सिलसिला चलता आ रहा है जिससे कश्मीर में हिंदू पंडित्स आबाद रहे हैं। लेटर ऑन कश्मीर वाज पार्ट ऑफ पंजाब एम्पायर अंडर रंजीत सिंह। एंग्लो सिख वॉर्स जो हुई थी उसमें फोर्थ एंग्लो सिख वॉर थी जो कि कल्मिनेट हुई विद द विन ऑफ ब्रिटिशर्स, और उसी के साथ 1846 के अंदर ट्रीटी ऑफ अमृतसर की गई। अब देखा जाए तो कश्मीर वाज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर ब्रिटिशर्स, एज कश्मीर के पास ना तो कोई रॉ मटेरियल्स थे ना कोई एग्रीकल्चर इतना बेहतर था। और हम सबको पता है कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो हमेशा जिसे कहते हैं कि लालच में रहते हैं रॉ मटेरियल के या एग्रीकल्चर के, जिससे वो कुछ मटेरियल निकाल सकें। तो इसी वजह से उन्होंने एक अपना सेल्फ इमेज भी बनाने के लिए कि हम लोग लोकल्स को एम्पावर कर रहे हैं, उन्होंने कश्मीर को एक राजा जो कि उस वक्त थे गुलाब सिंह डोगरा, उसको तकरीबन 57 लाख के एवज बेच दिया। अच्छा जी, गुलाब सिंह डोगरा एट दैट टाइम वाज द सेकेंड मोस्ट पावरफुल पर्सन इन पंजाब आफ्टर रंजीत सिंह एंड हिज फैमिली। और ये इसलिए दिया गया गुलाब सिंह डोगरा को ताकि रंजीत सिंह जैसा बहादुर, रंजीत सिंह जैसा निडर, उस तरह का कोई इंसान जो है वो दोबारा हुकूमत के अंदर ना आ जाए। इसके ऊपर लॉर्ड मैकॉले की एक सेइंग है, ऑलवेज गिव पावर टू द सेकेंड मोस्ट पावरफुल पर्सन। अच्छा जी, तो ये डोगरा एम्पायर ऑलमोस्ट कोई 100 साल के लिए चला था अनटिल 1947। अब हम आते हैं 3rd जून प्लान के ऊपर। तो एज पर 3rd जून प्लान जो प्रिंसली स्टेट थी जो कि ऑलमोस्ट 600 के करीब थी, उन्होंने अपनी मर्जी से किसी भी एक मुल्क से इल्हाक करना था, चाहे वो पाकिस्तान हो या चाहे वो इंडिया। लेकिन देयर वर 2 कंडीशंस, और वो कंडीशंस ये थी कि पहली ज्योग्राफिकल कंटिन्यूटी, सेकंड विशेस ऑफ द पीपल। अब अगर ज्योग्राफिकली देखा जाए तो कश्मीर की एक बहुत ही बिजारे पोजीशन थी, बिकॉज कश्मीर बॉर्डर शेयर करता था पाकिस्तान के साथ भी, इंडिया के साथ भी, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली चाइना के साथ, जो कि इसे जियो स्ट्रेटेजिकली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस का दर्जा देता था। और अगर विशेस ऑफ पीपल की बात देखी जाए तो कश्मीरी पीपल एज वी ऑल नो ऑलमोस्ट 80% के करीब मुसलमान थे, लेकिन उनका रूलर जो था वो हिंदू नहीं था, वो एक सिख था। बचपन से हम लोगों को ये गलत बात पढ़ाई गई है कि जो लीडर था कश्मीर का वो हिंदू था, इसलिए वो इंडिया के साथ इलाहा करना चाहता था। नो, दैट वाज नॉट रॉन्ग। इवन जो हरि सिंह डोगरा था वो नहीं चाहता था इंडिया के साथ इलाहा करना। एट फर्स्ट वो चाहता था कि उसकी एक सेपरेट कश्मीरी स्टेट बनाई जाए। बहरहाल 1947 के अंदर एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट तय पाया पाकिस्तानी स्टेट के दरमियान, इंडियन स्टेट के दरमियान और कश्मीरी एंटिटी के दरमियान। वो एग्रीमेंट ये था कि कश्मीर के मसले को बाद में देखा जाएगा, तब तक बाकी पार्टीशन के मसले हल कर दिए जाएं। लेकिन एज यूजुअल हम पाकिस्तानी, हम उतावले लोग हैं, हमारी मिलिट्री के अंदर एक चीज बैठ गई, एक डर बैठ गया कि अल्टीमेटली ग्रेजुअली कश्मीर जो है वो इंडिया के पास चला जाएगा अगर टाइमली एक्ट ना लिया गया। रिटायर्ड मेजर जनरल अकबर अपनी किताब रेडर्स इन कश्मीर के अंदर कहते हैं कि पाकिस्तानी मिलिट्री प्रोवोक्ड द पख्तूनख्वा ट्राइब्समैन टू फाइट द जिहाद अगेंस्ट द इंडियन इन्फिडेल्स for their Kashmiri Muslim brothers and sisters. Now this takes us to 1947. Muzaffarabad was captured by the Pakhtunkhwa tribesmen while the Gilgit and Baltistan जो था उसने रिवोल्ट कर दिया हरि सिंह डोगरा के खिलाफ, और इस तरीके से मुजफ्फराबाद तक आज़ाद करा लिया गया कश्मीर ट्राइब्समैन के थ्रू। अब जब यह सूरत हाल हरि सिंह डोगरा ने देखी तो उसने एट फर्स्ट कॉन्टेक्ट किया पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ को, और पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ का आंसर वही था, वी डोंट नो, हमें पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है। पाकिस्तानी ट्राइब्समैन जो गए थे कश्मीर को आजाद कराने, बिल्कुल वो पाकिस्तानी मिलिट्री के लोग नहीं थे, लेकिन दोस पीपल वर प्रोवोक्ड एंड सपोर्टेड फाइनेंशियली, मटेरियलिस्टिकली बाय द पाकिस्तानी आर्मी। आफ्टर दैट जब पाकिस्तानियों की तरफ से ना मिली, इनकार मिला, तो हरि सिंह डोगरा ने रुख किया इंडियन अथॉरिटीज का। नाउ हियर
दिस टेक्स अस टू अ वेरी शार्प पॉइंट। नेहरू एक निहायत ही चालाक, क्लेवर, श्रीउड पॉलिटिशियन थे, एक अजीम पॉलिटिशियन थे, और उन्होंने एट फर्स्ट रिफ्यूज किया। यस, यू आर हियरिंग इट राइट। नेहरू ने हरि सिंह डोगरा को इनकार कर दिया कि यू आर नॉट अ स्टेट, पाकिस्तान इज अ सॉवरन स्टेट एंड कश्मीर इज एन एंटिटी एंड इट इज नॉट पार्ट ऑफ इंडिया। अगर कश्मीर इंडिया का पार्ट ही नहीं है तो हम तुम्हारी वजह से पाकिस्तान के खिलाफ क्यों जंग लड़ें, एक सॉवरन मुल्क के खिलाफ क्यों जंग लड़ें। इसके चलते नेहरू ने ऑफर की कि अगर तुम इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर लेते हो और कश्मीर को भारत का हिस्सा बना लेते हो तो फिर हम लोगों को एक लेजिटिमेसी मिल जाएगी कि हम पाकिस्तान के खिलाफ जंग करें। और इस तरीके से 26 अक्टूबर 1947 को साइन होता है आईओए, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, जिसके अंदर हरि सिंह डोगरा अपनी कश्मीरी स्टेट जो है वो एक्सीड, एनेक्स कर देता है टू इंडिया। अच्छा दोस्तों, अब इधर एक बात जो है वो देखने वाली है, गौर के लायक है, वो ये जो डेट्स हैं वो बहुत ही डबियस हैं। 26 अक्टूबर 1947 को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया गया और 27 अक्टूबर 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन, जो कि उस वक्त वाइसराय ऑफ इंडिया थे, उन्होंने इसको एक्सेप्ट भी कर लिया और इसकी यानी कि एक एक्सेप्टेंस दे दी। अब अगर एज पर ब्रिटिश ऑन रिकॉर्ड देखा जाए तो श्रीनगर से न्यू दिल्ली तकरीबन 3 दिन लगते थे वाया पोस्ट। तो कैसे एक दिन के अंदर अंदर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन भेजा भी गया, एक्सेप्ट भी हुआ, और 27 अक्टूबर 1947 की शाम को भारत, इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तानी कश्मीर के ऊपर, आजाद कश्मीर के ऊपर अटैक किया, रिटेलिएशन की और बहुत से ट्राइब्समैन को कत्ल कर दिया। बहरहाल जंग जारी रही और 1948 यकम जनवरी 1948 को सीज फायर करवा दिया गया यूनाइटेड नेशंस की जानिब से पाकिस्तान और भारत के दरमियान कश्मीर के मसले को लेकर। आफ्टर दैट सीज फायर रेजोल्यूशन पास की गई, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन नंबर 47, जिसके अंदर मेजरली 3 पॉइंट्स थे। फर्स्ट था कि पाकिस्तानी आर्मी टोटली विड्रॉ कर लेगी कश्मीरी टेरिटरीज से। सेकेंड पॉइंट ये था कि आफ्टर द विड्रॉल इंडियन आर्मी पहले तो अपनी बहुत ही कम प्रेजेंस रखेगी और जब वो चेक कर लेगी कि तमाम पाकिस्तानी आर्मी जो वो विड्रॉ कर चुकी है, इंडिया अपनी फोर्सेस को बिल्कुल मिनिमाइज कर लेगा टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। एंड थर्ड पॉइंट ये था कि आफ्टर दीज 2 पॉइंट्स प्लेबिसाइट जिसे कहा जाता है वो करवाया जाएगा अंडर द सुपरविजन ऑफ यूनाइटेड नेशंस, और लोग जिसकी भी तरफ जाना चाहेंगे, ख्वाह वो इंडिया हो ख्वाह वो पाकिस्तान हो, उसको ज्वाइन कर लेंगे। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन नंबर 47 पाकिस्तान ने रिजेक्ट कर दी क्योंकि पाकिस्तान अपनी जो मिलिट्री था वो वापसी नहीं बुलाना चाहता था उन जगहों से जहां पर उसने कब्जा कर लिया था। और इंडिया जो था, जिसके प्राइम मिनिस्टर नेहरू थे, ख्वाह वो भी नहीं चाहते थे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल 47 को, लेकिन उन्होंने इसको एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि वो ये जानते थे कि जो भी हो जाए पाकिस्तानी आर्मी कभी भी विड्रॉ नहीं करेगी। अब इस वजह से नेहरू के इस एक्ट से मजीद जिसे कहते हैं पल्ला भारी हो गया इंडिया का। बहरहाल मामला खटाई के अंदर पड़ गया। पाकिस्तान न्यूली स्टैब्लिश स्टेट था, इंडिया भी न्यूली स्टैब्लिश स्टेट थी, लेकिन पाकिस्तान जो था उसके मसाइल थोड़े से ज्यादा थे और वो अपने डिफरेंट इश्यूज के अंदर इंटैगल हो गई। देखते ही देखते 1951 के अंदर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू ने एक शैम असेंबली कश्मीर के अंदर बनवाई और उसके थ्रू, उसके जो इलेक्टेड मेंबर्स थे उनके थ्रू इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को रेटिफाई करवाया और ये दिखाने की कोशिश की कि जी देखें हम लोगों ने सॉर्ट ऑफ प्लेबिसाइट करवा लिया और कश्मीरी अवाम ये चाहती है कि वो इंडिया के साथ ही रहें। इसके बाद पाकिस्तानी डिप्लोमेट्स ने एक निहायत ही जिसे कहते हैं कि पाकिस्तान की फॉरेन हिस्ट्री के अंदर, फॉरेन रिलेशंस हिस्ट्री के अंदर शानदार मूव या शानदार एक्ट था। वो ये था कि पाकिस्तानी डिप्लोमेट्स ने यूनाइटेड नेशंस के अंदर एक रेजोल्यूशन पास करवाई कि कोई भी जिसे कहते हैं प्लेबिसाइट या कोई भी इलेक्शंस जो हैं वो काबिल कबूल नहीं होंगे प्लेबिसाइट के अलावा। दिस वाज यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल 91, जिसके अंदर स्टेटेड था एनीथिंग एक्सेप्ट प्लेबिसाइट विल नेवर बी एक्सेप्टेड। इसके बाद 1957 के अंदर पाकिस्तानी डिप्लोमेट जो थे उन्होंने एक और कोशिश की यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर रेजोल्यूशन पास करवाने की, लेकिन तब तक यूएनएससी थक चुका था पाकिस्तान और इंडिया की इस बचगाना हरकतों से और उन लोगों ने यूएनएससी 122 रेजोल्यूशन पास की कि फर्दर कश्मीर के ऊपर कोई भी रेजोल्यूशन पास नहीं की जाएगी तब तक जब तक पिछली रेजोल्यूशन जो है उनका कोई हल ना निकल आए। इसके चलते 1965 के अंदर छिड़ जाती है पाकिस्तान और भारत की जंग और एज पर आवर पाकिस्तान स्टडीज या मुतालिया पाकिस्तान की किताब के थ्रू वो जंग तो हम लोग जीत गए थे और चूंडा का मकाम भारतीय टैंकों का कब्रिस्तान बन गया था। टेक्निकली देखा जाए तो हाँ, वो जंग हम जीते थे। क्यों? क्योंकि हमारा मोटिव कभी वो जंग जीतना था ही नहीं। हमारा मकसद था कि हम कश्मीर के इशू को दोबारा से इंटरनेशनलाइज कर लें और यस 1965 की जंग ने हमें यह फायदा पाकिस्तान को जरूर दिया। 1965 के बाद पाकिस्तान को एक और धचका लगता है 1971 के अंदर।
जो कि देखा जाए टेक्निकली तो पाकिस्तान और इंडिया की तीसरी जंग थी, जब पाकिस्तान का ईस्टर्न पार्ट आज़ाद होता है, या जिसे कहते हैं अलहदा होता है, सकूत ढाका होता है, फॉल ऑफ ढाका होता है बांग्लादेश की सूरत के अंदर। और उस वक्त इंडिया जो था उसने पाकिस्तान के ऑलमोस्ट कोई 90,000 सोल्जर्स को प्रिजनर्स ऑफ वॉर्स के तौर पर कैद कर लिया था 1972 के अंदर। इसके बाद होता है शिमला एग्रीमेंट। शमशाद अख्तर साहब अपनी फॉरेन रिलेशंस की बुक के अंदर लिखते हैं कि पाकिस्तानी जो थे और खासतौर पर हमारी जो गवर्नमेंट थी वो बहुत ही ह्यूमिलिएटिंग टर्म्स एक्सेप्ट कर रही थी इंडिया की जानिब से, लेकिन जो टर्म्स थी इंडिया की तरफ से ऑफर की गई वो बहुत ही प्लॉजिबल टर्म्स थी। अब शिमला एग्रीमेंट के अंदर जो चीजें ऑफर की गई या जो चीजें कह लो कि कंडीशंस रखी गई वो ये था कि जो सीज फायर लाइन नाम था उसका नाम चेंज कर एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल रखा जाए, और कश्मीर का जो ये डिस्प्यूट है ये बायलेटरल डिस्प्यूट है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान के अंदर, इसके अंदर किसी भी थर्ड पार्टी को एंटर ना किया जाए। अब सीज फायर लाइन का नाम लाइन ऑफ कंट्रोल रखने का क्या फायदा या क्या नुकसान है? उसका नुकसान या उसका फायदा यह है कि सीज फायर लाइन जो है ये एक टेम्पोरेरीनेस को जो है पोर्ट्रे करता है कि जी इस जगह पर सीज फायर हुआ है और इस जगह पर अभी कोई परमानेंट हल निकलना है, लेकिन लाइन ऑफ कंट्रोल एलओसी जो है ये एक डिपिक्ट करता है कि जी ये एक परमानेंट चीज है। तो नाम चेंज करने का मकसद ये था कि जो आने वाली जनरेशंस हैं उनको ये लगे कि जी कश्मीर का जो मसला है ये टेम्पररी नोयत का नहीं बल्कि ये एक कंप्लीट हो चुका है और एलओसी जो है ये अ सॉर्ट ऑफ बॉर्डर है। इसके एक और एग्जांपल मैं आपको ये दूंगा कि पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर थे पुराने, आजकल जो जेल के अंदर हैं, डीप पॉकेट्स, तो उन्होंने इंडिया को, इंडियन कश्मीर को सिर्फ इंडियन कश्मीर नहीं कहा या इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर नहीं कहा, उन्होंने इसके लिए एक नई टर्म इजाद की जो थी इलीगली इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर, IIOK। अब इससे होगा क्या? देखा जाए तो ये तो सिर्फ नाम चेंज है, नहीं, अगर 10 से 15 साल तक ये नाम IIOK बोला गया तो आने वाली जनरेशन, ख्वाह वो इंडिया की हो ख्वाह वो पाकिस्तान की हो, उन्हें लगेगा कि जो भी है इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर जो है, इंडियन ऑक्युपेशन जो है ये इलीगल है। तो इस तरह के ये जो स्मार्ट मूव्स होते हैं छोटे छोटे, देखने में ये लगते नहीं है कि ये कोई इतनी अहमियत के हामिल हैं, लेकिन फॉर द लॉन्गर टर्म ये बहुत ही अहमियत रखते हैं। जनरल ज़िया के आते ही 1977 के बाद 1978 के अंदर शुरू हो गई थी अफगान वार, जब सोवियत रूस ने इन्वेड किया था अफगानिस्तान को, और उसके बाद जिहाद, अमेरिकन स्पॉन्सर्ड जिहाद स्टार्ट किया गया 1978 से 1988 तक। अब पाकिस्तान ने कश्मीर को पशे पुष्ट में डाला। 1988 तक सोवियत रूस के जो था वो तो भाग गया, उसके जो सोल्जर्स थे वो तो मर गए, लेकिन जो पाकिस्तान ने खेप तैयार की थी, एक यूजलेस खेप तैयार की थी, एक्सट्रीमिस्ट रेडिकलाइज्ड खेप तैयार की थी, उसका क्या करना था? अगर उसको टर्न बैक कर दिया जाता पाकिस्तान के अंदर तो वो अल्टीमेटली नुकसान पाकिस्तानी सोसाइटी को पहुंचाते। और उस वक्त के हमारे एक नहायत ही अजीम DGISI हमीद गुल ने यह किया कि उन्होंने उन जो जिहादी थे, जो कि पाकिस्तानी ट्रेंड जिहादी थे, उनका रुख करवा दिया कश्मीर की जानिब ताकि वो पाकिस्तान का सरदर्द ना बने। इसको हमीद गुल डॉक्ट्रिन भी कहा जाता है। इसके बाद पाकिस्तान के अंदर एक और कू देखा जाता है जनरल परवेज मुशर्रफ के थ्रू, लेकिन इनके आते ही देखा जाए तो कश्मीर और इंडिया और पाकिस्तान के जो रिलेशंस थे या ये जो मसला था ये काफ़ी नॉर्मलाइजेशन की तरफ जाता है। कश्मीर मसले को हल करने के लिए जनरल परवेज मुशर्रफ स्टार्ट करते हैं कॉम्पोजिट डायलॉग प्रोसेस, जिसके अंदर मुशर्रफ साहब जो हैं, जिसे कहते हैं कि डिप्लोमेसी इख्तियार करते हैं ट्रैक 2 और ट्रैक 3 की, जिसके अंदर आम जनता, नॉर्मल लोग, बिजनेसमैन लोग आपस के अंदर इंटरेक्शंस करते हैं। और इस तरीके से देखा गया था कि दोनों ममालिक के दरमियान जो टाइज थे वो बेहतरी की तरफ आ रहे थे। इवन अभी मैं रिसेंटली लास्ट वीक कश्मीर से होकर आया हूं, तो 8 मकाम की जगह के ऊपर मुझे लोकल्स ने बताया कि वहां पर एक पुल बनवाया गया था मुशर्रफ की जानिब से, और जो कश्मीरीज थे वो इजीली एक राहदारी पास के थ्रू ट्रेवल कर सकते थे विदाउट एनी वीजा या विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस। बहरहाल मुशर्रफ साहब की ये जो एफर्ट्स थी इनको गंदा किया गया था 2006 और 2008 लेटर ऑन मुंबई अटैक्स के थ्रू। लेटर ऑन 2010 के अंदर हिजबुल मुजाहिदीन का जन्म होता है। जन्म तो नहीं होता, हम कहते हैं कि जी वो एक किस्म का फेम लेती हैं। अब हिजबुल मुजाहिदीन पहली कश्मीरी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इंडिजिनियस पीपल की है। इसी के लीडर थे बुरहान वानी, जिनको 2016 के अंदर मारा गया था। और उसके बाद 2019 के अंदर पुलवामा क्राइसिस होते हैं, बालाकोट क्राइसिस होते हैं, और कश्मीर क्राइसिस के अंदर जो एक बहुत कहते हैं रिसेंटली जो स्पेसिफिक टर्न था वो था रेवोकेशन ऑफ आर्टिकल 35A एंड आर्टिकल 370। अच्छा जी, आर्टिकल 370 जो था वो एक्सटेंशन था नेहरू डॉक्ट्राइन का। बेसिकली जवाहरलाल नेहरू कभी भी ये नहीं चाहते थे कि जो इंडियन कश्मीरीज थे उनको जोर से या धक्का मुक्की करके किसी तरीके से इंडिया में लाया जाए। आर्टिकल 370 के तहत कंप्लीट ऑटोनॉमी दी गई थी कश्मीरीज को एक्सेप्ट 3 डिपार्टमेंट्स,
दैट वाज कम्युनिकेशंस, फॉरेन अफेयर्स एंड डिफेंस। आर्टिकल 35 जो था उसने कश्मीर को उनका एक अलहदा कॉन्स्टिट्यूशन, उनका एक अलहदा फ्लैग, उनकी एक अलहदा असेंबली दी गई थी। और आर्टिकल 35 के ही तहत कोई भी इंडियन जो था वो कश्मीर के अंदर प्रॉपर्टी नहीं ले सकता था, इवन वो कश्मीर के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट करता है फिर भी। अब ये डिपिक्ट करता है कि नेहरू जो थे वो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि कश्मीर का जो मसला है वो किसी जोर या किसी फाशिस्ट तरीके से जो है उसको खत्म किया जाए। 2014 के अंदर जब बीजेपी गवर्नमेंट में आई थी तो उनका पहले भी मैनिफेस्टो में यही था कि जी वो कश्मीर को इंडिया में इंटीग्रेट करेंगे। और 2019 के अंदर दोबारा हुकूमत में आने के बाद उन्होंने सबसे पहले काम ही यही किया, टू अपीज देयर हिंदुत्व फॉलोइंग, टू अपीज देयर हिंदू फॉलोअर्स के उन्होंने सबसे पहले आते साथ ही आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35 को रिवोक किया। अब इसके नुकसानात ये हुए थे कि हम लोग इसको इस तरीके से देख सकते हैं कि हो सकता है कि ये उनका एक मोटिव हो कि वो डिस्प्लेसमेंट करना चाहते हो पॉपुलेशन की, क्योंकि कश्मीर के अंदर पॉपुलेशन मुस्लिम्स की ज्यादा है। और जब हिंदू कोई प्रॉपर्टी खरीद ही नहीं सकता, मतलब जो अदर कश्मीरीज हैं वो कोई प्रॉपर्टी खरीद ही नहीं सकते, तो किस तरीके से वहां पर पॉपुलेशन जो है वो बैलेंस होगी हिंदू और मुस्लिम्स के दरमियान। हो सकता है ये उन्होंने इसलिए किया हो रेवोक कि जो अदर इंडियंस हैं वो भी कश्मीर में जाएं प्रॉपर्टी खरीदें। लेकिन अगर उनके अपने नजरिए से देखा जाए तो मोदी साहब ये बयान करते हैं कि जी मेरी जितनी भी बाकी तमाम स्टेट्स हैं जहां पर हमारा डायरेक्ट कंट्रोल है वो बेहतर जो है प्रॉस्पेरिटी की तरफ जा रही हैं, वो डेवलपमेंट की तरफ जा रही हैं, लेकिन जो कश्मीर है वो स्टेगनेंट है इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली, डेवलपमेंट वाइज। तो हम चाहते थे कि कश्मीर को भी हम डेवलप करें और उसके लिए आर्टिकल 35 और आर्टिकल 370 को रिवोक करना बेहद जरूरी था। तो दोस्तों अभी तक हमने देखा कि कश्मीर की हिस्ट्री क्या थी, कश्मीर क्राइसिस है क्या और रिसेंटली कश्मीर के अंदर क्या इश्यूज हैं। अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे इस मसले के प्रोबेबल सॉल्यूशंस क्या हैं। थैंक यू सो मच।